डाटा के अंदर, जबकि आज की डेट में आप जानते हो दैट दे कैन बी केप्ट इनटू योर प्लांट किंगडम। सो एक ये चीज आपको यहाँ पे पता चलेगी। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। सो this is something you have seen, right? And this is something we have done, right? अब हम आगे बढ़ते हैं एंड इसके बियॉन्ड हम देखते हैं कि आपका आगे हमें कौन सा क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखना है। So I'll start the screen share and you should be able to see the screen in a matter of minute. Just let me know अगर कोई नहीं दिख रही स्क्रीन तो। ऑलराइट पीपल, क्या सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes. ठीक है, फिलहाल स्क्रीन पे कुछ है नहीं लेकिन अभी आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमने देखा था, ये हमारा लास्ट स्लाइड पर जो हमने कवर किया था, ये हमने समझा था व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द 5 kingdom क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वायरोइड्स, वायरस, प्रायंस और लाइकेंस को कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं मिला था, ठीक है। एंड क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये उन्होंने किया था ड्यूरिंग द 5 kingdom क्लासिफिकेशन के साथ। ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब इन द ईयर ऑफ 1990s के अंदर आपको एक और क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिला। 1990s के अंदर आपको एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिला जो आपको दिया था कार्ल वूस ने, राइट। सो देयर वाज वन मोर क्लासिफिकेशन व्हिच वाज एडेड, और जिसको हम कहते थे यहाँ पे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। इसको हम बोलते थे यहाँ पे एज अ 3 डोमेन क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वूस। सो कार्ल वूस ने दिया था आपको यहाँ पे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। तो ये थोड़ा अलग था। तो पहले तो हम ये समझते कि कार्ल वूस ने किया क्या था। तो कार्ल वूस ने यहाँ पे किया था बहुत ज्यादा इंटेंस जेनेटिक एनालिसिस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्ल वूस ने ऐसा क्या किया था क्लासिफिकेशन लेने के पहले, लाइक क्या स्टडी किया था, तो याद रखना उन्होंने जेनेटिक एनालिसिस किया था। ये पहले के टाइम पे आप नहीं कर सकते थे क्योंकि तब इतना एडवांसमेंट था नहीं, राइट। लेकिन 1990s तक तो एडवांसमेंट काफी हो चुका था। एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोपी, एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। बायोटेक भी बहुत आपकी रिसेंट फील्ड है, ये कोई बहुत पुरानी फील्ड नहीं है, रिसेंट फील्ड है। तो इसकी वजह से कार्ल वूस काफी ज्यादा जेनेटिक एनालिसिस कर पाए थे। मतलब कई सारे एनिमल्स के डीएनए को वो लोग स्टडी कर पाए थे, काफी डिटेल में स्टडी कर पाए थे। और उसके बेसिस पे उन्होंने आपको दिया 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ही गेव अस द 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। So that is something Carl Woos did. ये चीज आपके कार्ल वूस ने की थी। He gave us the 3 domain 6 kingdom क्लासिफिकेशन, इन्होंने हमारे सामने रखा था। अब ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यार ये जो आपको मिला था ये क्या था, लाइक बेसिकली इसके अंदर कितने एक एडिशनल किंगडम क्या था और ये डोमेन क्या था, ये हम आगे देखेंगे। बट एक और चीज याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये जेनेटिक एनालिसिस के अंदर कार्ल वूस ने स्टडी क्या किया था, देन यू विल टेल देम आरआरएनए। देन यू कैन टेल देम आरआरएनए को उन्होंने उसमें स्टडी किया था। सो आरआरएनए वाज स्टडीड बेसिकली ओवर देयर। अगर आपको आरआरएनए का मतलब जानना है तो बेसिकली आप डीएनए तो आप जानते हो डीएनए क्या होता है। डीएनए इज बेसिकली योर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। उसी तरीके से यू हैव अ आरएनए। आरएनए स्टैंड्स फॉर योर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए के अंदर कई सारे टाइप्स होते हैं। आरएनए के अंदर आपके कई सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक होता है आपका आरआरएनए। उनमें से एक आपका होता है यहाँ पे आरआरएनए, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ राइबोसोमल आरएनए। बट ये आरएनए के टाइप्स और ये सब आप बाद में डिटेल में पढ़ोगे, तो इनको अभी आपको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। बट इतना याद रखना, आरएनए स्टैंड फॉर माय राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आपके बॉडी में भी होता है, यू हैव वन टाइप ऑफ आरएनए जिसे हम कहते हैं आरआरएनए। तो इसी आरआरएनए को उन्होंने काफी डिटेल में स्टडी किया था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही वाज एबल टू गिव यू वन एडिशनल किंगडम। नॉर्मल अभी तक हमारे पास 5 थे, बस उन्होंने एक और एडिशनल किंगडम यहाँ पे दिया था। उसके साथ साथ उन्होंने 3 डोमेन भी बनाए थे, राइट। सो 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूस ने हमारे सामने रखा था। एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसे किया था, तो याद रखना ही डिड सम जेनेटिक एनालिसिस
और उसके अंदर भी rRNA को उन्होंने काफी डिटेल में स्टडी किया था एंड देन ही गेव अस दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन. प्लीज याद रखना rRNA इज गोइंग टू बी नथिंग बट माय R-ribonucleic acid, जो हमारे अंदर भी आपको प्रेजेंट मिल जाएगा. तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है. नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ द rRNA सीक्वेंस 3 डोमेन्स वर क्रिएटेड, राइट. तो इसको स्टडी करके उन्होंने 3 डोमेन यहाँ पे क्रिएट किए थे. इन दिस 3 डोमेन एंड 6 किंगडम आर इंक्लूडेड. यही हम आगे देखेंगे. He suggested a separate kingdom for Archaebacteria. तो उन्होंने एक नया किंगडम यहाँ पे बनाया था and that new kingdom was my Archaebacteria. तो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये सब करने के बाद जो नया किंगडम इनको यहाँ पे मिला था that was for your Archaebacteria. So Archaebacteria आपको मिला था यहाँ पे as a new kingdom. अब जब भी आपके सामने Archaebacteria टर्म आए, इतना याद रखना, इसका मतलब है आपके ये वो बैक्टीरियाज हैं. यहाँ पे भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे बट ये है मेरे प्रिमिटिव बैक्टीरिया. ऐसा समझो कि ये मेरे सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया. सो आर्कीबैक्टीरिया जब भी आपके सामने टर्म आएगा कभी भी याद रखना दे आर माय प्रिमिटिव या मोस्ट ओल्डेस्ट बैक्टीरिया. सो दे आर माय प्रिमिटिव बैक्टीरिया. और जब भी आपके सामने ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया का टर्म आएगा, एक और चीज याद रख लेना कि ये लोग एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. They can survive in extreme conditions. ये जो मेरे बैक्टीरिया होते हैं, they can survive in extreme conditions. So normal बैक्टीरिया से ये थोड़े अलग होते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग कैसे होते हैं, वो हम आगे समझेंगे. फिलहाल के लिए आप इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना दैट ये है मेरे प्रिमिटिव बैक्टीरियाज, या इस किंगडम में मेरे सारे के सारे प्रिमिटिव बैक्टीरियाज आएंगे और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. इतनी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे याद रखेंगे, राइट. Now, 3-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains and remaining eukaryotic kingdom into 3rd domain and thereby having 6 kingdom classification. ये मैं आपको यहाँ पे ज्यादा सिंपल तरीके से समझाता हूँ. तो आपके पास क्या इन लोगों ने 3 डोमेन बना दिए. 3 डोमेन क्या आते हैं, एक था आर्किया, दूसरा था यूबैक्टीरिया और तीसरा था यहाँ पे यूकैरिया. ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 डोमेन यहाँ बनाए. याद रखना ये तीनों डोमेन है मेरे, आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया. आर्किया के अंदर आपका यहाँ पे जो किंगडम आएगा दैट इज माय आर्कीबैक्टीरिया. यहाँ पे पूरा नाम लिखा नहीं हुआ, इट इज गोइंग टू बी आर्कीबैक्टीरिया. तो ये आएगा मेरा एक किंगडम और इस किंगडम के अंदर मेरे सारे के सारे आएंगे मेरे आर्कीबैक्टीरिया. सो इन दिस किंगडम, इसके अंदर मेरे सारे के सारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया मेरे यहाँ पे आएंगे. यू बैक्टीरिया के अंदर जो आपका किंगडम इन्होंने बनाया था मोनेरा, इसको हम इवन बोल सकते हैं एज अ ट्रू बैक्टीरिया. इनको हम इवन बोल सकते हैं एज अ ट्रू बैक्टीरिया. You even call them as a true bacteria. एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो ट्रू बैक्टीरिया है और जो आपके आर्की बैक्टीरिया है, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. वो डिफरेंसेस क्या होते हैं हम आगे समझेंगे, बट फिलहाल याद रखना कि यू बैक्टीरिया के अंदर जो आपके यहाँ पे एक किंगडम है मोनेरा, उनको हम इवन कह सकते हैं इन रियल सेंस, हम उन्हें बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रू बैक्टीरिया. ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया आर माय प्रिमिटिव बैक्टीरिया. एंड जो 3rd डोमेन है मेरा यूकैरिया, उसमें आपके सामने 4 किंगडम है. वो आपके सामने दिख रहा है आपको. यह वो प्रोटिस्टा, यह वो फंजाई, यह वो प्लांटे एंड यह वो एनिमेलिया. तो ये आपके हो गए 4 किंगडम. ये हो गया मोनेरा आपका 5वां, और छठा जो नया ऐड किया था वो था आपका यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया. तो इतना ही आपको फिलहाल याद रखना है. आपको याद ही रखना है कि कार्लोस ने किया क्या था, क्या, और वो जो उन्होंने किया था, जो उन्होंने नया क्लासिफिकेशन दिया था, वो किस बेसिस पे दिया था. अगर आप कोई पूछे कि यार क्वेश्चन है कि वो किस बेसिस पे था, देन यू शुड आंसर देम दैट वाज बेसिस ऑन अ जेनेटिक एनालिसिस. किस चीज का एनालिसिस किया था प्रिसाइसली, आरआरएनए का. आरआरएनए को उन्होंने ढंग से समझा था, लाइक ही अंडरस्टूड दैट थिंग वेरी क्लियरली, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने आपको एक और नया किंगडम दिया था, दैट वाज माय आर्कीबैक्टीरिया. सो उनको रियलाइज हुआ था कि ये जो बैक्टीरिया ये अलग है थोड़े, तो उसको उन्होंने साइड में करके उनके लिए एक नया किंगडम बना दिया था. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट द कार्लोस. तो क्या ये वाला स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, देन और ये वाली स्टेटमेंट्स तो ठीक है. एंड दिस इज समथिंग ये आपको क्लियर होना चाहिए उन्होंने किस बेसिस पे किया था एंड व्हाट इज माय आर्कीबैक्टीरिया. एक जनरल आपको मालूम होना चाहिए, इट इज अ प्रिमिटिव बैक्टीरिया. और ये जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, ये आपका एक्सट्रीम कंडीशन में काफी हैप्पीली सर्वाइव करेगा, खुशी खुशी वहां पे वो रह सकता है. सो हम वो आगे उनको अलग से पढ़ेंगे. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. अब फटाफट कुछ क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं. सो दैट इज सम, दिस इज ओनली वन थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन.
क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको इतना ही याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, हम फटाफट यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं एंड वी मूव ऑन टू द मोनेरा। सो ये तो क्वेश्चन हम कल देख चुके थे, उस दिन देख चुके थे। दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच यू कैन आंसर। इन 5 kingdom classification, Chlamydomonas and Chlorella have been included in where? Monera. 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 तो आप लोग क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे प्लांटिया। एक ने मोनेरा बोला, मोनेरा बोल दिया बिना ज्यादा दिमाग दौड़ाए। देखो, अरे सुनो मेरी बात, सुनो। इन 5 understand this thing, in 5 kingdom classification, Chlamydomonas and Chlorella have been included in। तो याद रखना, मैंने आपको अभी बताया था कि जब 5 kingdom classification दिया था तो Chlamydomonas और Chlorella को उन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर रखा था, राइट? उन्होंने इस चीज को प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया था वो टाइम पे, एंड दैट वाज एक्चुअली नॉट वेरी ट्रू, क्योंकि दोनों के दोनों जो मेरे यहाँ पे मेरे एल्गी है, दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे एल्गी, इनको प्लांटे में होना चाहिए था, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद इनको प्रोटिस्टा में रखा था आर एच विटेकर ने। सो याद रखो, अभी अभी आपको ये बात बताई थी, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, राइट? नॉट इन मोनेरा। अरे हाउ कैन दे कैन बी इन मोनेरा? इट इज नॉट अ बैक्टीरिया, प्लीज नो दिस थिंग। ये भी आपका ग्रीन एल्गी है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो ग्रीन एल्गे एंड दिस इज ऑल्सो ग्रीन एल्गे, और दोनों होते हैं मेरे यूनिसेल्युलर, ठीक है? क्लोरेला को लेके तो आप ये भी याद रख सकते हो कि ये जो मेरा ग्रीन एल्गे ना, इसको लाइक स्पेस साइंटिस्ट भी इसे कंज्यूम करते हैं। मतलब कोई एस्ट्रोनॉट हो तो एस्ट्रोनॉट भी जब ऊपर जाते हैं तो काफी सारा खाना लेके जाते हैं, उनको अपने साथ खाना लेके जाना पड़ता है ऑब्वियसली, राइट? तो क्लोरेला इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट? तो इसको वो लोग कैन के अंदर लेके जाते हैं एंड देन एक चम्मच से लाइक उसे कंज्यूम करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो इसको एस्ट्रोनॉट भी काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू give you some kind of picture of chlorella so that you remember that it's a algae and it's a green algae, ठीक है? प्लीज ये मिस्टेक वापस मत करना। ऑलराइट, नाउ इसका मतलब बता दो, क्वेश्चन नंबर 51। आई थिंक आप इतने स्मार्ट तो हो कि इसका आंसर दे सकते हो मेरे हिसाब से। सर इवोल्यूशनरी बिल्कुल सही। phylogenetic system of classification is based on the evolutionary relationship, right? So that is one thing you all can understand and you can answer this, क्योंकि इस टर्म का मतलब ही होता है, phylogy का मतलब ही होता है that you are talking about, आप बात कर रहे हो about the evolutionary relationship। तो इसलिए 51 का आंसर आपका आएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। In Whittaker's system of classification, prokaryotes belong to kingdom. So prokaryotes belong to the Monera. हाँ जी, आप सबका आंसर इस बार सही है। इट इज गोइंग टू बी मोनेरा, बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे मोनेरा ही आएगा। Then, which of the following organism is not example of eukaryotic cell? ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, कुछ एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे नए हैं, जब तक आपको एग्जांपल सामने आएंगे नहीं तब आप तक यूजुअली आप इसको आंसर नहीं कर पाते, बट स्टिल ओके। यू विल फाइंड E. coli, which is coli is nothing but my E. coli, it's a bacteria। ये बेसिकली आपका बैक्टीरिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये टर्म आपने सुना नहीं है, आगे आप पढ़ोगे, सो यू विल गेट टू नो दैट इट्स बेसिकली बैक्टीरिया। सो ये मेरा एक यूकैरियोटिक सेल नहीं है, बाकी सब मेरे यूकैरियोटिक सेल है, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, दैट आर यूकैरियोट्स। सो यस, दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब हम दूसरे स्लाइड पे स्विच करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड जहां पे हम लोग मोनेरा के ऊपर फोकस करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द मोनेरा नाउ। Alright. So first of all, I hope सबको यहाँ पे स्लाइड दिख रहा है, the new slide you can see all of you. Yes sir। ठीक है। सो अभी हमने हमारा ऑब्जेक्टिव ये देखा यहाँ पे कि हम एक मोनेरा को हम यहाँ पे समझेंगे, राइट? हम ये भी समझेंगे कि आपके बैक्टीरिया और आपके बैक्टीरिया कैसे अलग होते हैं, मतलब आपके जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं वो, और आपके जो जनरल जो आपके आर्के बैक्टीरिया वो आपके अलग कैसे होते हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग विल अंडरस्टैंड। पहला हमारा फोकस यहाँ पे ये रहेगा, एक बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स को समझना। तो ये चीज याद रखना कि हमारा पहला फोकस यहाँ पे ये रहेगा कि बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। ओके, सो अज्यूम दैट मैं आपको एक यहाँ पे बैक्टीरिया बना के बताता हूँ। पहले तो लेट्स से यू हैव दिस एज अ बैक्टीरिया, दिस इज योर बैक्टीरिया, और इसके एक छोटी सी
टेल बनाते, दैट इज नथिंग बट माय फ्लैजेला. बैक्टीरिया कैन हैव फ्लैजेला, याद रखना, दे कैन हैव फ्लैजेला एंड उसे वो लोग यूज कर सकते हैं स्विम करने के लिए. सो लेट मी ड्रॉ समथिंग ओवर हियर. तो ऐसा समझो कि जो ग्रीन वाले जो यहाँ पे मैं आउटलाइन बना रहा हूँ, ये है मेरी यहाँ पे सेल वॉल, और जो येलो वाली जो मेरी यहाँ पे आउटलाइन है वो है मेरी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो लेट्स सी, कुछ चीजें हम यहाँ पे समझते हैं इन टर्म्स ऑफ माय बैक्टीरिया. लेट्स ट्राई टू सी देम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज, बैक्टीरिया के सारे ऑर्गेनल्स या सारे के सारे कैरेक्टर हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे. हमें जो इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पे सीखेंगे. इसके अंदर कई सारे एडिशनल कैरेक्टर्स होते हैं जो आप चैप्टर 8 पढ़ते समय आप सीखोगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ चीजों को फॉलो करेंगे, जैसे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सबको हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे. बट उसके अलावा कुछ और भी आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम चैप्टर 8 में समझते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली डील कर रहा है इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सो हम उस कॉन्टेक्स्ट में हम चीजों को देखेंगे. तो पहली चीज याद रखना कि जब भी आप मोनेरा की बात करते हो, इसमें सारे के सारे आते हैं बैक्टीरियाज. दैट शुड बी क्लियर टू यू. मैं लिख नहीं रहा, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें सारे मेरे बैक्टीरियाज इसके अंदर आएंगे, राइट. और बी मोर प्रिसाइज, सारे प्रोकैरियोट्स मेरे इसके अंदर आते हैं. ऑल द प्रोकैरियोट्स विल कम अंडर दिस कैटेगरी. अब याद रखिएगा कि यहाँ पे इनके पास होता है सेल वॉल. ऑल ऑफ देम विल हैव द सेल वॉल. सारे प्रोकैरियोट्स के पास आपको मिलेगा देखने के लिए सेल वॉल. याद रखना, मोनेरा विल ऑलवेज इंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ द प्रोकैरियोट्स. सारे प्रोकैरियोट्स इसमें होंगे. और अगर आपको कोई पूछता है कि प्रोकैरियोट्स में कौन आएगा, देन आप बोलिएगा बैक्टीरिया आता है उसके अंदर. और एक और स्पीशीज आपका माइकोप्लाज्म, जो हम बाद में देखेंगे. सो जब हम बात करते हैं सेल वॉल की, जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल की, तो आप बोलेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ योर पेप्टियोग्लाइकन. इट इज मेड अप ऑफ योर पेप्टियोग्लाइकन. तो सेल वॉल जो आपकी होती है यहाँ पे, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टियोग्लाइकन. और सोचो कि जो ग्रीन वाली जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दैट इज अ सेल वॉल. सो ग्रीन जो आउटलाइन आपकी यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर सेल वॉल. ठीक है. अब आपने सुना होगा कि प्लांट्स के अंदर जो आपकी सेल वॉल होती है वो आपकी बनी होती है सेल्यूलोज से, राइट. लेकिन यहाँ पे जो आपकी जो बैक्टीरियाज है, यहाँ पे आपकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टियोग्लाइकन से. अब अगर आपको कोई पूछे कि यार पेप्टियोग्लाइकन में क्या होता है, देन यू कैन सिंपली से कि ये बना हुआ होता है मेरा पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स, प्लस अमाइनो एसिड्स. इन दो चीजों से बना होता है मेरे यहाँ पे पेप्टियोग्लाइकन. मतलब इसमें होते हैं कई सारे पॉलीसेकेराइड लगे होते हैं और कई सारे अमाइनो एसिड्स में लगे होते हैं. पॉलीसेकेराइड को आप सिंपल टर्म्स में याद रख सकते हो एज अ कार्बोहाइड्रेट. इसको आप याद कर सकते हो एज अ कार्बोहाइड्रेट. और अमाइनो एसिड बेसिकली आपका बनाते हैं प्रोटीन. सो अमाइनो एसिड को इकट्ठा करके आप प्रोटीन बनाते हो, या जब मैं प्रोटीन को ब्रेक करूंगा तो मुझे अमाइनो एसिड उसमें मिलेंगे. ठीक है, तो अमाइनो एसिड याद रखना. और पॉलीसेकेराइड को आप सिंपल तरीके से याद रखो एज अ कार्बोहाइड्रेट. तो मैं कह सकता हूं कि मेरा पेप्टियोग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड से बना हुआ है. ये चीज मुझे मिलेगी सेल वॉल के अंदर. प्लांट के अंदर होता है सेल्यूलोज, बट यहाँ पे आपको मिलेगा पेप्टियोग्लाइकन से बना हुआ आपका सेल वॉल. अब इसके अलावा आप इसमें दो एडिशनल टर्म ऐड करोगे. पहले तो आपको याद रखना है, पहले अगर आपको किसी ने पूछा कि यार किससे बना होता है, तो आप बोल दो पेप्टियोग्लाइकन. बट आफ्टर दैट यू विल ऐड टू मोर थिंग्स इनटू दिस. आप इसमें और दो चीजें ऐड कर सकते हो. अगर आप और इसको डिटेल में स्टडी करोगे ना, इस सेल वॉल को, तो इसमें आपको दो चीजें मिलती है. एक आपका होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. एक ये टर्म आप याद रखना है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. एक ये चीज होती है. दूसरी चीज होती है आपके यहाँ पे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. म्यूरामिक एसिड. हाँ जी, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज कर रहा है, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए अगर आप हैंड रेज कर रहे हो तो. और यू हैव समथिंग टू से. जस्ट वेट अ मिनट. ओके, सो यू हैव एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड यू हैव एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं. समवन हैज अ क्वेश्चन? नो. ऑलराइट, ठीक है. सो याद रखते हैं ये चीज, दो चीज याद रखना कि पेप्टियोग्लाइकन के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी यहाँ पे.
you will have N-acetyl-glucosamine and N-acetyl-muramic acid. ये दो बायोमोलिक्यूल आपको मिलते हैं आपके सेल वॉल के अंदर इन द बैक्टीरियाज। तो ये दो टर्म्स मैं चाहूंगा कि आप हमेशा याद रखें। इसके ऊपर बेस्ड आपके काफी सारा क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं नीट के अंदर और आगे भी आ सकते हैं। तो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आपको कैसे याद रखना है? पहली चीज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माय पेप्टोग्लाइकन्स, जिसमें बेसिकली पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड होता है। अगर आपको प्रिसाइसली और पूछा जाए कि उसमें एग्जैक्टली क्या मिलता है आपको देखने के लिए, देन यू विल से N-acetyl-glucosamine एंड N-acetyl-muramic acid मुझे मिलेगा सेल वॉल के अंदर। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। सो क्या ये वाले टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यहाँ पे आपको कुछ कुछ नए टर्म्स मिलेंगे, तो प्लीज उनको याद रखिए एंड ट्राई टू, अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए कि क्या हो रहा है सर यहाँ पे। सो जस्ट लेट मी नो दैट। सो ये आपका यहाँ पे हो गया सेल वॉल। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है कि चलो आपने यहाँ पे सेल वॉल की यहाँ पे बात कर ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो बिफोर गेटिंग इनटू ओवर हियर, लेट्स टॉक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सो लेट्स से सेकंड जो यहाँ पे ऑर्गेनेल को मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ वो है मेरा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो अगर आपसे कोई पूछे कि यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, देन आपका आंसर बड़ा ही यहाँ पे सिंपल होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ योर फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। इन दो चीजों से बनी हुई रहेगी मेरे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बात याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, देन यू विल टेल देम दैट इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। अब फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन हमारे अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ह्यूमन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तब भी आप बोलोगे कि उसके अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए क्या, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन ही आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ आपको अलग देखने के लिए आपको वहां पे नहीं मिलेगा। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू कि हाँ, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होती है। मतलब उसके दोनों का जो कंपोनेंट होता है, जो बायोमोलिक्यूल वहां पे लगा होता है, वो आपका सेम होगा। तो ये बात भी याद रखना दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पे वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। हमारे अंदर भी आपको वही देखने के लिए मिलेगा। सो दैट इज द सेकंड थिंग यू हैव टू नो। थर्ड थिंग आप याद रखना कि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। सो ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी एब्सेंट। तो यहाँ पे आपको कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई आपको यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एक बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए आपको नहीं मिलता। तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 3। चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा। चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, इसके अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और आई वुड राइट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। ये आपके लगेंगे यहाँ पे एब्सेंट। अब इसका मतलब यहाँ पे समझो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का यहाँ पे मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल बचपन में 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा, तो आप जानते हो कि हमारे अंदर काफी सारे ऑर्गेनल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, देन लाइसोसोम्स, राइट। ऐसे कई सारे ऑर्गेनल्स आपके सेल के अंदर होते हैं। ये सारे के सारे बैक्टीरिया में नहीं होते। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। सो दे वुड बी एब्सेंट। तो ये आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही गोल्गी एपरेटस होता है, ना ही आपको यहाँ पे कोई ER होगा। ऐसी चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेंगी। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू, राइट। क्या ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? ठीक है। कोई चीज समझ ना आए तो इंटरप्ट करके बोल दो कि सर ये समझ नहीं आ रही है, वापस रिपीट कर दो। सो दैट वुड बी अ गुड थिंग टू डू। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। पांचवी चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके पास आपको मिलेगा देखने के लिए, यू डोंट हैव लाइक, हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में? कितने क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पे? 46. राइट, 23 पेयर, दैट मींस 46 क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिलेंगे ह्यूमंस के अंदर। वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू विल हैव अ सिंगल क्रोमोसोम, यू विल हैव अ सिंगल क्रोमोसोम। तो सिंगल क्रोमोसोम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, पहली चीज। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये DNA जो होता है इसके अंदर वो कैसा होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया का DNA कैसा होता है, तो याद रखना जब भी हम बैक्टीरिया के DNA की बात करेंगे, सो DNA आपका यहाँ पे होगा डबल स्ट्रैंडेड,
डीएनए आपका रहेगा यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्क्यूलर, एंड ये आपका रहेगा यहाँ पे सर्कुलर। सो याद रखना डीएनए जो आपका यहाँ पे रहता है वो आपका डबल स्टैंडर्ड रहता है और आपका सर्कुलर रहता है। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि देखिए हमारा डीएनए आपने अगर कभी देखा होगा ना, ऑब्वियसली बुक में कभी ना कभी ह्यूमन डीएनए आपने देखा होगा 9th या 10th की बुक के अंदर। तो हमारे डीएनए एक तो सीधा होता है, लीनियर होता है, और लाइक डबल स्टैंडर्ड होता है, बट वो ऐसे स्पायरिकल होता है, स्पायरिकली टर्न हो रहा होता है वो, एंड वो लीनियर होता है, मतलब पूरा गोल नहीं होता। बट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको देखने के लिए कि यहाँ पे जो डीएनए होगा वो डबल स्टैंडर्ड होगा, हमारा भी डबल स्टैंडर्ड ही होता है, बट ओवर हियर इट विल बी सर्कुलर। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू टेल यू ओवर हियर, अगर हम बात करेंगे ह्यूमन डीएनए की, so let me just try to show you. I think all of you have seen that, but still human DNA कैसा होता है? Human DNA is something like this, right? ऐसे spirally turn हो रहा होगा, right? This is what you get to see in the human DNA. But ये चीज आपको बैक्टीरिया में नहीं मिलेगी। बैक्टीरिया का DNA will be like very much circular, वो कुछ ऐसा होता है ऊपर से देखोगे तो याद रखना बैक्टीरियल डीएनए होगा डबल स्टैंडर्ड एंड गोइंग टू बी सर्कुलर इन नेचर। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू ओवर हियर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे बना सकते हैं हमारे यहाँ पे डीएनए। सो यहाँ पे आपका डीएनए प्रेजेंट होगा कुछ इस तरीके से, आपका डीएनए यहाँ पे होगा प्रेजेंट, और सिंगल क्रोमोसोम होता है, इवन उसे हम बोलते हैं एज अ फॉल्स क्रोमोसोम, राइट? वो आपके यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होगा, और ये है आपका, यही आपके यहाँ पे डीएनए है, यही आपके यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। सो ये भी एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर याद रखना, इसके ऊपर बेस्ड ये टर्म आता है, दिस इज अ टर्म दे आस्क इन द क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो दिस, राइट? आफ्टर दैट एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि आपका जो डीएनए यहाँ पे है उसके अंदर कुछ चीजें लगी हुई होती है, कुछ प्रोटीन लगा होता है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ पॉलीअमाइन्स। सो लेट मी ट्राई टू टेल यू इन दिस वे। सी, आपका जो डीएनए होता है ना, उसको थोड़ा सा लाइक उसकी पैकेजिंग करनी होती है अच्छे तरीके से, और उसकी पैकेजिंग करने के लिए आपको कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है। हमारे अंदर उन प्रोटीन्स को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। याद रखना, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे डीएनए के अंदर आपको कुछ ऐसे प्रोटीन्स मिलेंगे, यू विल गेट टू सी सम प्रोटीन्स ह्यूमन डीएनए के अंदर, और उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हिस्टोन प्रोटीन्स, HISTONE, यू कॉल देम एज अ हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो ये हिस्टोन प्रोटीन आपको बैक्टीरिया में देखने के लिए नहीं मिलते, ये बात याद रखिएगा। सो बैक्टीरिया के अंदर भी आपको डीएनए होगा, और उस डीएनए को भी आपको पैकेजिंग करना उसके जरूरी होता है, लेकिन वो पैकेजिंग करने के लिए आपके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होंगे, यू विल हैव समथिंग एल्स। तो याद रखना बैक्टीरियल डीएनए के अंदर यू विल हैव नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, यू विल हैव नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये जो मेरे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनका नाम यहाँ पे होता है पॉलीअमाइन्स, यू कॉल देम एज अ पॉलीअमाइन्स। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और उनका नाम यहाँ पे होता है पॉलीअमाइन्स। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये हिस्टोन प्रोटीन जनरली क्या करते हैं, तो याद रखना इनका काम होता है पैकेजिंग करना, एक डीएनए को कंडेंस करके वो लोग रखते हैं, राइट? देखो आपको मैं बात बताता हूँ, आपका डीएनए का लेंथ होता है, आपके अगर मैं सेल में से डीएनए निकालूं और उसे अगर मैं उसे खोलना चालू करूं, उसका लेंथ लगभग होगा अराउंड 2 मीटर जितना। ह्यूमन डीएनए का जो लेंथ होता है अराउंड, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 2 मीटर। कोई बताएगा 1 मीटर कितना बड़ा होता है? कुछ आइडिया 1 मीटर कितना बड़ा होता होगा? अच्छा, क्या लगता है आप में से कितने लोग की हाइट 2 मीटर जितनी होगी? कोई आंसर नहीं दे रहा। 100 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, 1 मीटर मतलब होता है आपका 3.3 फीट। 1 मीटर मतलब आपका होता है यहाँ पे 3.3 फीट, तो 2 मीटर मतलब 6.6 फीट हो गया। आई थिंक आई एम अज्यूमिंग दैट हम में से कोई भी इतना लंबा तो नहीं होगा 6.6 फीट, शायद आप में से कोई टच कर रहा होगा 6 फीट या टच कर लेगा अगले 2 सालों के अंदर, बट 6.6 फीट इज अ वेरी गुड हाइट, राइट? तो 1 मीटर मतलब याद रखना इट्स 3.3 फीट, ठीक है, छोटा नहीं होता। तो बेसिकली हम लोग की जनरल जो हाइट रहती है वो 1 से लेके 2 के बीच की होती है। सम ऑफ अस विल बी लाइक 1.5 मीटर 1.3 मीटर हम लोग हमारी हाइट रहती है, 2 मीटर तक कोई टच नहीं करता जनरली, राइट? सो याद रखना इतना लंबा डीएनए आपके सेल के अंदर आया कैसे, या उसे आप कैसे उसे रखते हो वहां पे कंडेंस करके, तो उसका आंसर है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स।
हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करते हैं डीएनए को कंडेंस करके रखने के लिए, तो इनकी जरूरत आपके सेल के अंदर, हमारे सेल के अंदर इसकी जरूरत है। उसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर भी एक प्रोटीन होता है जो उसे कंडेंस करके रखता है, उसको हम यहाँ बोलेंगे एज अ पॉलीअमाइन्स। वो है मेरे यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन और उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीअमाइन्स। तो याद रखना या समझना इस बात को कि ये जो प्रोटीन जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उनका काम क्या होता है। ये डीएनए को कंडेंस करके रखते हैं और सिमिलर कंडेंसेशन आपका यहाँ पे बैक्टीरिया भी आपको करेगा, वो भी अपने डीएनए को करेगा यूजिंग द पॉलीअमाइन्स। तो क्या ये पॉलीअमाइन्स वाली स्टोरी आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आएगा देन अगेन पूछ, बता रहा हूँ आपको, पूछ लो। अगर रिपीट कराना होगा तो प्लीज पूछ लेना, सॉरी रिपीट दैट थिंग, ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये आपको पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये इनके अंदर आपको क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, क्या आपको नहीं मिलेगा। नाउ मैं आपको यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। न्यूक्लियस तो इसके पास है नहीं, न्यूक्लियस नहीं होगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। आई थिंक ये आप समझ सकते हो, अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, वो भी नहीं होगा। याद रखना इसके पास न्यूक्लियस जैसा एक रीजन होता है, एक रीजन होता है वहां पे जो न्यूक्लियस जैसा होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं है, और उसको हम बोलते हैं एज अ न्यूक्लियोइड। उसको हम बोलेंगे वहां पे एज अ न्यूक्लियोइड। सो न्यूक्लियोइड इज अ न्यूक्लियस लाइक रीजन, राइट। सो न्यूक्लियस जैसा एक रीजन वहां पे होता है, बट वो न्यूक्लियस नहीं है, उसको हम बोलते हैं वहां पे न्यूक्लियोइड। और ये न्यूक्लियोइड वाले एरिया के अंदर ही आपको क्रोमोसोम मिलता है, इसी एरिया के अंदर यू गेट टू सी द डीएनए और यू कैन सी द क्रोमोसोम ओवर देयर। सो समवेयर ओवर हियर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा एरिया है यहाँ पे, दिस एरिया ओवर हियर, दिस एरिया ओवर हियर आई कैन कॉल इट एज अ न्यूक्लियोइड। और इस न्यूक्लियोइड वाले एरिया के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए आपका डीएनए, राइट। दिस इज माय डीएनए ओवर हियर, दिस इज माय जेनेटिक मटेरियल ऑफ योर बैक्टीरिया, तो दैट इज योर डीएनए ओवर हियर, जो आपका रहेगा सर्कुलर और आपका रहेगा डबल स्टैंडर्ड। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। हाँ जी, किसी के पास कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ओके, सो दैट इज। सर डीएनए को हाँ बेटा वापस बताइए। सर डीएनए को न्यूक्लियोइड नहीं, बोलेंगे। आपका यहाँ पे जो रीजन है ना, यहाँ पे ये जो आपका रीजन है यहाँ पे जहां पे डीएनए को रखा गया है, उस रीजन को बोलेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोइड, ठीक है। उस रीजन को बोलेंगे न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड के अंदर आपको मिलेगा आपका सिंगल क्रोमोसोम, या आपका डीएनए जो है सिंगल क्रोमोसोम में डीएनए, आप दोनों टर्म इंटरचेंज कर सकते हो, बट ये जो रीजन है यहाँ पे, इस रीजन को बोलेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोइड। एंड इन दैट रीजन यू हैव दिस डीएनए, राइट। तो आप बेसिकली बोलते हो न्यूक्लियोइड वाले रीजन में आपको आपका क्रोमोसोम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये आपको याद रखना है। जनरली हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते उसे कि आपके डीएनए को हम यहाँ पे न्यूक्लियोइड बोलेंगे, दैट वोंट बी अ राइट स्टेटमेंट। न्यूक्लियोइड इज अ रीजन वेयर यू गेट टू सी अ डीएनए, जहां पर आपको डीएनए देखने के लिए मिलेगा, उसको हम यहाँ बोलेंगे एज अ न्यूक्लियोइड। सो ये चीज याद रखना, राइट। वो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस उसके अंदर, बट वो डिफरेंस याद रखना, ठीक है। एंड दिस एरिया, दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस होता ही नहीं है, राइट। इट इज बेसिकली अ फॉल्स न्यूक्लियस विदाउट एनी मेम्ब्रेन। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो डीएनए को आप डायरेक्टली न्यूक्लियोइड नहीं बोलोगे, ये बात याद रखना, ये क्लियर रखना। द रीजन ओवर हियर, region where the DNA has been kept, region where chromosome is present, that is over here is called as my nucleoid। इसको हम यहाँ पे न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं, ठीक है। अगेन ये टर्म आपका सिर्फ बैक्टीरिया में ही यूज होगा, यूकैरियोट्स में ये टर्म आपका यूज कभी नहीं होगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो इतनी चीजें आपने यहाँ पे देख ली। अब इसमें एक और चीज आप ऐड कर लीजिए, एक और चीजों में आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो आपका होगा न्यूक्लियोलस। ये आपका पॉइंट नंबर 6, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। न्यूक्लियोलस जो आपका यहाँ पे होता है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी एब्सेंट। ये आपको बैक्टीरियाज के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि यार ये न्यूक्लियोलस होता क्या है। लाइक बेसिकली हमें न्यूक्लियस मालूम है कि क्या होता है, हमारे अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए देखने के लिए मिलेगा, बट ये न्यूक्लियोलस बेसिकली क्या होता है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं, दैट व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियोलस ओवर हियर। सो आपको याद रखना है कि हमारे अंदर इसका काम क्या होता है। सो हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, और ये करता क्या है, ये आपको बना के देता है राइबोसोम। Ribosome.
न्यूक्लियोलस इज नोन टू मेक राइबोसोम्स ओवर हियर, ये आपको राइबोसोम्स बना के देगा, राइट? बट बैक्टीरिया में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता. दिस इज समथिंग यू डोंट फाइंड इन बैक्टीरिया. सो न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन योर बैक्टीरिया, बट ये आपको मिलेगा देखने के लिए यूकैरियोट्स के अंदर, मतलब हमारे अंदर और सारी यूकैरियोट्स के अंदर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा. सो एक और चीज आपको एडिशनली यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है? अब आप लोग मुझे ये बताइए कि बैक्टीरिया बेसिकली आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे? अगर मुझे बैक्टीरिया ढूंढने होंगे तो मुझे कहाँ मिलेंगे? Soil. मुझे आवाज, पानी. कुछ लोग कह रहे हैं पानी के अंदर, वाटर. एनीथिंग एल्स? Soil. नहीं के अंदर. सॉइल में मिल जाएंगे, ठीक है, ये भी सही है. और कुछ? एवरीवेयर. एवरीवेयर, ये भी सही है. एक ही आंसर में सब कुछ बता दो, राइट? सो बेसिकली ये बात सही है आपकी कि आपके बैक्टीरिया सारी जगह आपको मिल जाएंगे. सॉइल हो, वाटर हो, लाइक डेजर्ट हो, इवन आपका काफी ज्यादा हार्श कंडीशन वाले एनवायरमेंट हो, आपने देखा इवन आपके बैक्टीरिया आपको काफी जगह पे आपको देखने मिल जाता है. सो यस, बोलना एवरीवेयर इज अ राइट आंसर इन अ वे कि आपको हर जगह पे आपको बैक्टीरिया देखने के लिए आपको मिल जाते हैं. काफी बार आई कैन गिव वन एग्जांपल. पता है कभी भी है ना, जब आपकी जो बर्फ होती है उसको आपको पिघाल के जब आप पानी पीते हो, या कई बार आपने देखा होगा लाइक जो टूरिस्ट लोग आते हैं उसमें से लाइक बर्फ को यूज करके उसको कंज्यूम करते हैं. कई बार ट्रैकिंग करने से वो लोग बर्फ को लेते हैं और काट के उसे खाते हैं. दैट शुड नॉट बी डन. वो कभी करना ही चाहिए, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं शीगेला. एक शीगेला नाम का बैक्टीरिया होता है और वो जमे हुए पानी के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है? इट विल बी सीन इन द फ्रोजन वाटर. वो फ्रोजन वाटर में आपको मिलता है देखने के लिए. तो जब आप उसे कंज्यूम करते हो या जब उस पानी को आप पिघालते हो तो वो काफी एक्टिव फॉर्म में होता है. और अगर आप उसे कंज्यूम कर रहे हो ऐसे पानी को, देन इट कैन हैव अ इम्पैक्ट ऑन द बॉडी. सो इवन ऐसे कंडीशन में भी आपको बैक्टीरिया मिल जाता है. इवन कई बार जमे हुए पानी के अंदर भी आपको बैक्टीरिया जैसे लाइक शीगेला जैसा बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है. सो बैक्टीरिया कैन बी सीन एवरीवेयर. यू गेट टू सी देम एवरीवेयर. सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है? सो इट्स अ बेसिक थिंग. सो हमने ये देख लिया, न्यूक्लियोलस हमने यहाँ पे देख लिया. देन बैक्टीरिया कैन हैव फ्लैजेला. बैक्टीरिया कैन हैव फ्लैजेला, सो दे कैन हैव फ्लैजेला. जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया के पास होगा, बट दे कैन हैव फ्लैजेला, राइट? अब मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा. अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया जो होते हैं जनरली उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जनरली अगर आपके सामने 1000 बैक्टीरिया है तो मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी माय हेटेरोट्रॉप्स. याद रखना, जनरली अगर आप बैक्टीरिया की बात करो, मतलब समझो अज्यूम करते कि हमारी 1 लाख स्पीशीज है बैक्टीरिया की, तो 1 लाख में से 90,000 बैक्टीरिया होंगे जो आपके होंगे हेटेरोट्रॉप. सो जनरली बैक्टीरिया आर गोइंग टू बी हेटेरोट्रॉप्स, बट कुछ आपके बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, सो दे कैन बी ऑटोट्रॉप एज वेल. सो बैक्टीरिया के अंदर आपको दोनों चीज आपको मिल सकती है देखने की. यू कैन हैव ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वैसे बैक्टीरिया भी होते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो हैव हेटेरोट्रॉप्स. याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आपके होते हैं आपके हेटेरोट्रॉप्स. ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है. जनरली अगर देखने जाओ तो बैक्टीरिया आपके हेटेरोट्रॉप से होते हैं, लेकिन एक स्मॉल पॉपुलेशन है जो अपना खाना खुद बना सकती है, ठीक है? सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. अच्छा, क्या बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकता है? यस सर. Yes, sir. एक नाम बता दो डिजीज का जो बैक्टीरिया कॉज कर रहा है. एक नाम बता दो बस मुझे. सिट्रिक कैंकर. Pilla. सिट्रिक कैंकर, ठीक है. एनीथिंग एल्स? Ukela. एनीथिंग एल्स? टेट्रस. ओके, आई गेस ठीक है, यू मीन टेटनस, ठीक है. कुलो. ओके, राइट, ठीक है. देन यू कैन हैव समथिंग लाइक टाइफाइड. सुना होगा आपने, टाइफाइड आपका कॉज हो जाता है. देन ट्यूबरक्लोसिस भी आपने सुना होगा, कभी ना कभी सुना होगा टर्म ट्यूबरक्लोसिस, वो भी आपका कॉज करता है. सो यस, यू कैन हैव नंबर ऑफ डिजीज जो आपके बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं, ठीक है? सो बैक्टीरिया कई बार आपको बॉडी में भी रह सकते हैं और आपको हार्म कर सकते हैं. सो दैट इज समथिंग आल्सो यू कैन गेट टू सी ओवर हियर, राइट? ओके, समवन हैज अ क्वेश्चन. हाँ जी बेटा, आप बता सकते हैं हिम्मत एग्जैक्टली हमें क्या रिपीट करना है? व्हिच पार्ट आई हैव टू रिपीट? कौन सा वाला पार्ट? इज दिस अ बैक्टीरियल पार्ट, इसके पहले वाला पार्ट? Okay, just let me know later in that case. So
दिस आर द फ्यू टर्म्स यू हैव टू नो, ये कुछ चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। हाँ, पॉइंट नंबर 8, बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स होंगे, बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स होंगे, और ये जो राइबोसोम्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, ये राइबोसोम्स मेरे यहाँ पे होंगे 70s राइबोसोम्स। सो जो राइबोसोम्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे 70s राइबोसोम्स। अगर आपसे कोई पूछे कि राइबोसोम्स का काम क्या होता है, तो राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना। सो दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये चीज भी भूलना मत आप लोग, राइबोसोम्स का बेसिकली काम होता है दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, प्रोटीन सिंथेसिस करना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके बैक्टीरियाज के लिए, राइट? So that is something which will be happening over here. So ribosomes are going to be 70s. ये 70s 80s क्या होता है तुम फ्यूचर में समझोगे, बट याद रखना राइबोसोम्स जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स में, दे आर ऑफ माय 70s, और इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। हाँ जी अपूर्वा, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी आवाज कट रही है, क्या सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? आर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अपूर्वा आप एक बार फिर बोलिएगा क्योंकि आपकी आवाज कट रही है काफी ज्यादा, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। ओके, Sir, nucleolus and what ribosomes? न्यूक्लियोलस, आप अब मुझे बस इतना सुनाई दिया न्यूक्लियोलस, आई एम जस्ट रिपीटिंग द न्यूक्लियोलस वाला पार्ट। न्यूक्लियोलस जो आपका होता है वो आपके बैक्टीरिया में होता है एब्सेंट, यूकैरियोट्स में वो आपका प्रेजेंट होगा, और वो आपको बना के देगा आपका राइबोसोम्स। ठीक है, हमारे अंदर। अब अगर आप ये मुझे पूछो कि सर अगर न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पे राइबोसोम कौन बना है, तो वो आप अभी नहीं समझोगे, दैट इज समथिंग यू कैन टॉक अबाउट दैट लेटर। ठीक है, सो राइबोसोम्स आपके यहाँ पे होते हैं, लेकिन वो 70s से बनते हैं, और राइबोसोम्स तो आपको चाहिए, राइबोसोम्स के बगैर काम नहीं चलेगा। राइबोसोम्स आर नोन टू मेक द प्रोटीन, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो हम लोग हो, राइट? हम उन दोनों के अंदर राइबोसोम की जरूरत होती है। हाँ, अगर आप ये सोचो कि ये बन कहाँ पे रहा है, दैट इज समथिंग विल अंडरस्टैंड लेटर, राइट? और इट विल बिकम थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपके लिए, बट इतना रखना दैट दे विल हैव राइबोसोम 70s, और वो करता है आपके यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में मदद। सो इतनी चीज आप, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे याद रखें। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो याद रखना बैक्टीरिया आपको हर जगह मिल सकते हैं, दे कैन बी ऑटोट्रॉप्स एंड दे कैन बी हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, इतना बेसिक याद रखना। और ये जो आपको पॉइंट्स बताए हैं इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। लेट मी ऐड अ पॉइंट नंबर 9 ओवर हियर, लेकिन वो ऐड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करे हुए पिक्चर में आपको बताता हूँ। कई सारे बैक्टीरिया खुद का खाना बना सकते हैं, कई सारे बैक्टीरिया खुद का खाना बना सकते हैं, कई सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। याद रखना, मेनी बैक्टीरियाज हैव द पोटेंशियल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, बट दे हैव वन ऑर्गेनल, इनके पास एक ऑर्गेनल होता है जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन के ही निकलता है। सो दे हैव वन ऑर्गेनल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन के ही निकलेगा, या वो एक एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्रोमैटोफोर, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। अब क्रोमैटोफोर जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, याद रखना एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने के लिए बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम बोलेंगे क्रोमैटोफोर। और क्रोमैटोफोर के अंदर होते हैं आपके क्लोरोफिल पिगमेंट। इतनी बात याद रखना, क्रोमैटोफोर के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट, और उनको यूज करके बैक्टीरिया अपना खाना बना सकता है, मतलब उन्हें यूज करके इट कैन मेक इट्स ओन फूड। तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि यू विल हैव 9th टर्म यहाँ पे, that you will have a presence of a chromatophore. So आपको यहाँ पे कई सारे क्रोमैटोफोर मिलेंगे देखने के लिए। अब क्रोमैटोफोर जनरली मिलते हैं सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, ये बात याद रखना। अगर बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर रह रहा है तो उसे क्रोमैटोफोर की जरूरत नहीं है, तो उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। सो क्रोमैटोफोर याद रखना, दे आर ओनली सीन इन माय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो भी मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक, उनमें मिलता है देखने के लिए क्रोमैटोफोर्स, और इसमें मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरे क्लोरोफिल पिगमेंट। सो इनके अंदर मेरे होंगे यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट, और इन पिगमेंट को यूज करके वो अपना खाना बना सकता है। इट कैन कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस।
तो ये भी एक टर्म आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब हम फटाफट क्या करेंगे ना, विल क्विकली सी ऑल द टर्म्स ओवर हियर और आगे बढ़ते हैं। लाइक विल जस्ट रिवाइज ऑल दोस टर्म्स अगेन एंड दैट्स इट, दैट्स ओनली थिंग विल डू। सो क्रोमैटोफोर याद रखना, क्रोमैटोफोर आपको मिलेगा बट ओनली इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो उसके अंदर आपको क्रोमैटोफोर देखने के लिए मिल जाएगा। और क्रोमैटोफोर में होता क्या है, उसके अंदर होते हुए आपके क्लोरोफिल पिगमेंट। एक चीज याद रखना, प्लांट्स के अंदर आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सो क्रोमैटोफोर के अंदर आपको मिलेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट। सो दैट्स वन थिंग। राइबोसोम्स आपको मिलता है बैक्टीरिया में, बट दे आर माय 70S राइबोसोम्स, जिनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, आपके बैक्टीरिया के फ्लैजिला फ्लैजिला हो सकता है या कई बार नहीं भी होता। सो फ्लैजिला कैन बी प्रेजेंट और कैन बी एब्सेंट। बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियोलस नहीं होगा, याद रखना, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस आर टू डिफरेंट थिंग। न्यूक्लियोलस भी इसके पास नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो आपके अंदर है या आपके सेल में जो फिलहाल है, उसका काम होता है राइबोसोम्स बनाना। सो दैट इज वन थिंग यू शुड नो कि बेसिकली न्यूक्लियोलस करता क्या है, लेकिन उनके पास वो होता ही नहीं है, वो चीज उनके पास है ही नहीं। आफ्टर दैट यू हैव डीएनए। डीएनए जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका होगा सिंगल स्टैंडर्ड, सॉरी डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर डीएनए। गोल होगा और वो होगा डबल स्टैंडर्ड, जिसको हम इवन कह सकते हैं एज अ क्रोमोसोम भी हम उसे आप बोल सकते हो, सिंगल क्रोमोसोम की तरह भी आप उसे बोल सकते हो। इस डीएनए के अंदर आपको कुछ प्रोटीन्स मिलेंगे जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। उनका नाम यहाँ पे आपका पॉलीअमाइंस। तो ये बात याद रखना, दे आर कॉल्ड एज माय पॉलीअमाइंस। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आपको नहीं मिलते किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी, ये सब आपको नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे आपका एब्सेंट होता है, राइट। आपका एक न्यूक्लियस जैसा रीजन होगा वहां पे, राइट, जिसके अंदर आप डीएनए को रखोगे। सो उस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोइड। सो न्यूक्लियोइड इज अ रीजन जहां पे आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट। दिस इज द एरिया वेयर द डीएनए इज प्रेजेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोइड। पॉइंट 2, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी बनी होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से, और ये सेम चीज मुझे एक ह्यूमन सेल के आपके मेम्ब्रेन में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। सो इवन द यूकैरियोट्स के अंदर भी आपको फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन देखने को मिलता है उसके मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये हमारे अंदर और उनके अंदर सेम है। अब आप लोग मुझे बताइए, सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल आपकी बनी रहेगी यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन में क्या क्या होता है, क्या लगा हुआ होता है? अमीनो एसिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अमीनो एसिड पॉलीसैकेराइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्रिसाइसली बताओ कि उसमें क्या लगा हुआ है, और मतलब एडिशनली बताओ मुझे एग्जैक्टली उसमें क्या दो चीजें लगी हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड बिल्कुल सही, हाँ जी, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये टर्म्स याद रखना, ये टर्म्स पूछे जाते हैं। These are the terms which will come in front of you in future. तो ये दो चीजें आपको मिलती हैं आपके सेल वॉल के अंदर। सो जनरली आप कह सकते हो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माय पेप्टिडोग्लाइकन, राइट, जिसमें आपका अमीनो एसिड और पॉलीसैकेराइड है। बट आपको पूछा जाएगा कि यार एग्जैक्टली उसमें क्या मिल रहा है और देखने के लिए, राइट, और प्रिसाइसली क्या है उसके अंदर। देन यू विल टेल देम, यू विल हैव एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दो चीजें आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं। दैट इज वन थिंग यू हैव टू क्लियरली रिमेंबर। ठीक है, अब बिफोर वी रैप अप द क्लास, फटाफट कुछ चीजों को आप यहाँ पे आंसर कर दो ताकि हम यहाँ पे फटाफट क्लास को खत्म कर सके और आगे बढ़ सके। अब मुझे आप लोग बताओ जल्दी से कि आपका राइबोसोम कौन से टाइप का होता है बैक्टीरिया के अंदर? 70S। ठीक है, राइट। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइट, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आपका जो डीएनए यहाँ पे है वो डीएनए कैसा है? सर्कुलर स्टैंडर्ड and double standard, circular and double standard, right? You have a, that's a DNA you will have over there. ठीक है, क्रोमैटोफोर्स का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। उनके अंदर होता क्या है, उन क्रोमैटोफोर्स में होगा क्या? व्हाट विल बी प्रेजेंट इन क्रोमैटोफोर्स? क्लोरोफिल। बिल्कुल सही, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा और उससे यूज करके हम करेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है?
Phospholipid or Lipid. एंड फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, और यही चीज आपको आपके यूकैरियोटिक सेल में देखने के लिए मिलेगी। फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन आपको उसमें भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। आफ्टर दैट टेल मी, क्या न्यूक्लियोलस इसके अंदर होगा? absent नहीं आने वाला, ठीक है। क्या न्यूक्लियस होगा बैक्टीरिया के अंदर? no sir. जैसे आपका टू न्यूक्लियस आपको देखने नहीं मिला, बिल्कुल नहीं था। आप मुझे बताओ कि आपके पास डीएनए है, राइट? आपके बैक्टीरिया के पास डीएनए है और उसको हम कंडेंस करके पैकेजिंग करके उसे रखते हैं। तो पैकेजिंग करने के लिए डीएनए की आपको किसकी जरूरत होती है? व्हाट इज इन्वॉल्व ओवर देयर? Nucleotide. नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अरे गड़बड़ मत करो, आपको जो डीएनए होता है ना उसको पैकेजिंग करने के लिए यू नीड टू हैव अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वहां पे होते हैं उनको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ पॉलीअमाइन्स। polyamine ठीक है, मिक्स मत करना दे आर कॉल्ड एज पॉलीअमाइन्स। एक बार फिर बताऊंगा, न्यूक्लियोइड वो रीजन है आपका जहां पे आपको डीएनए मिलेगा। सो न्यूक्लियोइड वो रीजन होता है आपका वहां पे जहां पे आपको डीएनए देखने के लिए मिलता है। सो डीएनए इज सीन इन दैट पर्टिकुलर रीजन, राइट? दैट रीजन इज अ वेरी, मतलब वो काफी स्कैटर्ड रीजन होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, और उस रीजन को हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोइड। ठीक है, और जहां पे हम पैकेजिंग की बात करते हैं दैट इज माय पॉलीअमाइन्स। यही पैकेजिंग हमारे डीएनए के साथ भी होती है, बट हमारे पास होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ये बात याद रखना, यू विल हैव द हिस्टोन प्रोटीन्स एंड दैट इज समथिंग विल बी यूज्ड। अब आप मुझे बताओ, कार्ल वोज ने आपको दिया था 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप मुझे ये बताइए कि उसने किया था जेनेटिक एनालिसिस, उसने किस चीज को ज्यादा डिटेल में स्टडी किया था? यस, he studied something like rRNA को उन्होंने स्टडी किया था, और उसके बेसिस पे उन्होंने आपको एक नया किंगडम दिया था, और वो किंगडम का नाम क्या था? आर्कीबैक्टीरिया। थोड़ा सा मुझे बता दो, आर्कीबैक्टीरिया जब आपके सामने टर्म आता है आपके जहन में क्या बात आती है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, दैट्स ट्रू, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। और कुछ इसके अलावा? Extreme condition. Very good. Can survive in extreme conditions. Yes, बिल्कुल सही। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली याद रखनी है, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये पढ़ के आना। जब कल आप वापस आओ तो एटलीस्ट ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट है, उन्हें आप देख के आओ। अगर आप इतना इसके अंदर याद रख सकते हो देन बाकी की चीजें इज अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू, ट्रस्ट मी। बाकी की चीजें जो इसमें अंदर होंगी दैट वोंट बी दैट डिफिकल्ट। अगर आप इतनी चीजें याद रख सकते हो, इतनी चीज को अगर आप समझ सकते हो, देन मोनेरा खत्म करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, राइट? दैट्स वन थिंग, एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी इजीली ओवर देयर। अब ये जो हमने चीजें समझी है ना, इसमें और भी चीजें होती हैं, इस बैक्टीरिया में और भी चीजें होती है, बट वो हम इस चैप्टर में नहीं समझेंगे, वो आप समझोगे चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 जब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आप पढ़ोगे तो उसमें हम कुछ एडिशनल चीजें इसके अंदर हम देखते हैं। फिलहाल के लिए आपको इतना कंटेंट आपको इसमें याद रखना है, राइट? इतना कंटेंट आप याद रखते हो, आपको मुनेरा समझने में कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, एंड वी विल बी एबल टू कंप्लीट द मुनेरा टुमारो इटसेल्फ। इफ नॉट कंप्लीटली टुमारो, हम कल हमारा आर्कीबैक्टीरिया खत्म कर लेंगे और मुनेरा का सर्टेन पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। बिकॉज अगर आपको इतना याद रह रहा है देन इट वोंट बी डिफिकल्ट, ठीक है, टू गो अहेड एंड कंप्लीट द पोर्शन, राइट? ऑलराइट, अब आप मुझे बता दो, अगर इसमें से कोई चीज अगर आपको रिपीट करनी है या किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया है, कुछ कंसर्न था, देन प्लीज लेट मी नो सो आई कैन रिपीट दैट थिंग। बताइए। नथिंग अपैरेंटली। ऑलराइट, एक बार आप इन चीजों को देख लीजिए, राइट? जस्ट गो थ्रू दोस थिंग्स। एंड इसमें एक स्लाइड है जो मैंने आपके ज्यादा आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की, यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया कि बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, राइट? एंड या दैट इज द ओनली थिंग दिस इज मेंशन्ड ओवर। ये तुम बाद में भी पढ़ सकते हो कि कहाँ मिलते हैं, कहाँ देखने के मिलेंगे, दैट इज समथिंग सो आप उसे देख सकते हो बाद में आराम से, ठीक है? सो जस्ट वेट अ मिनट। ऑलराइट, नाउ इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी काइंड ऑफ